हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 6 के हमारी पृथ्वी को पढ़ा था, जिसमें हमने अध्याय 6 में पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में पढ़ा था, जिसका कुछ अंश बाकी रह गया था। उसके पार्ट 2 को आज हम पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने उसके प्रमुख स्थल रूपों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पर्वत के बारे में पढ़ा। तो कितने प्रकार के वलय होते हैं उसके बारे में पढ़ा, और पर्वतों के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ा। बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसका जो कुछ भाग बच गया था उसे आज हम पढ़ेंगे। पर्वतों के लाभ के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे पठार, प्लेटू। ठीक है, इसके पहले हमने माउंटेन पढ़ा था, आज पठार पढ़ेंगे। तो पठार, प्लेटू तो क्या है। पर्वत क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं और नुकीले होते हैं। उसके जो शिखर होते हैं वे नुकीले होते हैं। लेकिन पठार कैसे होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पठार क्या है, धरातल का एक विशिष्ट स्थल रूप है, जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचाई पर होने के साथ साथ जो उसका शीर्ष होता है, उसका जो शिखर होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है और थोड़ा सपाट होता है। ठीक है, और सामान्यतः जो पठार होते हैं उसकी ऊंचाई लगभग 300 से 500 मीटर तक होता है, और कुछ पठारों की ऊंचाई थोड़ा अधिक भी होता है, हजारों मीटर तक भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए एक पठार दिख रहा है, ये है रांची का पठार। ठीक है, तो ये जो पठार है ये क्या है, ऊपर भाग जो इसका देख रहे हैं ये क्या है, थोड़ा सा चौड़ा है ना। तो हम लोग पहाड़ या माउंटेन में क्या देखे थे, इसका जो शीर्ष होता है नुकीला होता है, लेकिन पठार में क्या होता है, इस तरह से होता है। ये जो ऊपरी शीर्ष भाग होता है थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये है रांची का पठार। देख रहे हैं ना, आसपास जो स्थल भाग है थोड़ा सा इससे उठा हुआ है, और जो इसका ऊपरी भाग है वो क्या है, चौड़ा है। ठीक है, तो पहाड़ और पठार में ये अंतर है। ठीक है, पहाड़ से पठार थोड़ा सा कम ऊंचाई वाला होता है। तो जो तिब्बत का जो पठार है उसकी ऊंचाई है 4500 मीटर है। ठीक है, और यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है, तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई है 4500 मीटर। ठीक है, तिब्बत का पठार ऊंचाई 4500 मीटर। इसे नोट कर लेंगे आप। पठारों के कई प्रकार होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, अंतर पर्वतीय पठार, पर्वत पदीय पठार और महाद्वीपीय पठार। और भी होते हैं तटीय पठार या पिडमांट पठार। तो क्या क्या है, अंतर पर्वतीय पठार, पर्वत पदीय पठार, महाद्वीपीय पठार और तटीय पठार या पिडमांट पठार। ठीक है, तो ये पठारों के विभिन्न प्रकार हैं। जो तिब्बत का पठार है वो अंतर पर्वतीय पठार है, और जो रांची का पठार है और दक्कन का जो पठार है वो महाद्वीपीय पठार है। तो तिब्बत का पठार कैसा पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है, पर्वत के अंतर्गत आने वाला पठार है। और जो दक्कन का पठार है या फिर रांची का पठार है वो महाद्वीपीय पठार है, मतलब महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो जो पठारों की उपयोगिता है, इससे पहले हमने पहाड़ों की उपयोगिता को जाना था, पठारों की उपयोगिता। तो पठारों में क्या होते हैं, जो खनिज होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जो छोटा नागपुर, जैसे झारखंड में छोटा नागपुर के जो पठार हैं उसमें लोहा, कोयला, मैग्नीशियम, बॉक्साइड आदि बहुमूल्य खनिजों के भंडार हैं। तो झारखंड क्या है, पर्वतों पहाड़ों वाला राज्य है, जिसमें वन जंगल पहाड़ बहुत ज्यादा हैं, पठार बहुत ज्यादा हैं। तो वहां पर क्या है, और ये भी है कि झारखंड में खनिजों का धनी है, बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, इन्हीं पठारों की उपलब्धि। इन्हीं पठारों के कारण यहाँ झारखंड राज्य में अधिक खनिज के भंडार भी पाए गए हैं। दूसरा, जो पठारी क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत सारे जलप्रपात भी होते हैं। तो क्या है, नदियां बहते बहते क्या है, बीच में जब पठार आ जाते हैं तो क्या होता है, ऊंचाई से नीचे गिरती है, तो क्या होता है, जलप्रपात तैयार हो जाता है। जलप्रपात मतलब क्या, ऊंचाई से नदियों का
गिरना और झरना तैयार हो जाना, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो ऊंचाई से गिरती है। और ये जलप्रपात जो होते हैं वो अच्छे मनोरंजक स्थल होते हैं, पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। इसमें पर्यटन विभाग को भी बढ़ावा मिलता है। तो झारखंड में जो हुंडरू है, ये चित्र में देख रहे हैं क्या है, नदियाँ बह रही है और बीच में क्या है, पठार आ गया है। तो यहाँ ऊपर से नदियाँ नीचे की तरफ बह रही है, फिर आगे बढ़ जाती है। तो ये जो इस तरह का जो जलप्रपात है, तो ये झारखंड में आपको रांची के आसपास बहुत सारे जलप्रपात मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें से एक है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, जो रांची के पास ही स्थित है। तो इस तरह से रांची के आसपास और भी बहुत सारे जलप्रपात हैं। हुंडरू हुआ, बूढ़ा घाघ हुआ, दसम हुआ, रजरप्पा हुआ, जोन्हा, पंचघांग आदि प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र में हुंडरू का चित्र दिया हुआ है। तो कर्नाटक में सरवती नदी पर भी स्थित जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? कर्नाटक में सरवती नदी पर स्थित है। वो उसका नाम क्या है? जोग जलप्रपात। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि जो लावा पठार में क्या है? काली मिट्टी। लावा पठार मतलब क्या? ज्वालामुखियों से जो मैग्मा बाहर निकलता है और जमकर लावा पठार बनता है, तो उसमें क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। और ये जो काली मिट्टी होती है ये बहुत उपजाऊ होती है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है, और जिसके कारण कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में। और कपास उत्पादन के लिए महाराष्ट्र इसी काली मिट्टी के कारण ही प्रसिद्ध है, जो लावा पठारों से बना है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा नंबर पॉइंट है, पठारों पर पर्वत के कई बड़े नगर भी बसे हैं, जैसे मैक्सिको सिटी, बगोटा, रांची इसके उदाहरण है। रांची भी क्या है? एक पठार पर बसा है। जब आप रांची कभी जाएंगे तो क्या देखेंगे कि आपका जो बस या जिस वाहन में जाएंगे वो पहाड़ों से होता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। मतलब क्या? रांची बहुत ऊंचाई पर स्थित है और उसका जो ऊपरी भाग है समतल है, और वहीं रांची शहर बसा हुआ है। ये हो गया पठार की बात। पठार के लाभ भी समझ गए आप। अब देखते हैं मैदान। ठीक है, प्लेन। मैदान क्या है? ठीक है, समुद्र तल से लगभग 200 मीटर तक की ऊंचाई वाले समतल भूभाग को मैदान कहते हैं। मैदान किसे कहते हैं? जो समतल भूभाग होते हैं, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होती है लगभग 200 मीटर तक। ठीक है, इसे मैदान कहते हैं। और मैदानों में जो ढाल होता है वो प्राय नहीं होता है। पहाड़ों में, पठारों में तो ढाल होता है, लेकिन मैदानों में कोई ढाल नहीं होता है। कुछ मैदान उर्मिल और तरंगिनी होते हैं। ठीक है, तो मैदानों में जो आकर नदियों की प्रवाह गति जो होती है धीमी हो जाती है। पहाड़ों में क्या है? बहुत तेजी से आती है, लेकिन जैसे ही उसको समतल जमीन मिलता है तो उसका जो प्रवाह होता है, उसका गति होता है, वो धीमा हो जाता है। और नदियों के द्वारा अपघटित फिर परिवहन करके जो मिट्टी लाई जाती है वो मैदानी भागों में छोड़ दी जाती है, उसे निक्षेपण कहते हैं, और जिससे मैदान का निर्माण होता है। तो मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैदान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है अपदरणात्मक, दूसरा है निक्षेपात्मक और तीसरा है रचनात्मक। ठीक है, तो जो कनाडा का मैदान है या फिर कश्मीर घाटी का मैदान है, ये कैसा मैदान है? अपदरणात्मक। अपदरणात्मक क्या? ऊंचा जगह है, और उसमें जब हवा या फिर जल के कारण क्या है, वो उसका जो ऊपरी भाग है कट कर उस भाग को क्या किया है? समतल बना दिया है। तो वो कैसा मैदान हुआ? अपदरणात्मक मैदान। ठीक है, और जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो निक्षेपात्मक मैदान है, वो निचला भाग है। तो क्या करती है? जब नदियां अपने साथ मिट्टी को बहाकर लाती है तो वैसे जगहों में वो छोड़ती जाती है, निक्षेप करती जाती है, तो उससे जो मैदान तैयार होते हैं उसे निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का क्षेत्र है उसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ये निक्षेपात्मक का उदाहरण है। और भारत के जो पूर्वी तट पर कोरोमंडल तटीय मैदान है वो रचनात्मक मैदान के उदाहरण है। ठीक है, तो पहाड़ी भागों में अपदरित पदार्थों को नदियों के साथ आगे की ओर ले जाती है
तथा उनको निचली जगहों में निक्षेपित मतलब जमा करती जाती है, और इन्हीं निक्षेपों से निक्षेपात्मक मैदान का निर्माण होता है। और ऊपरी भाग में क्या होता है, अपदरण के कारण जो मैदान बनते हैं उसे अपदरित कहते हैं। और जो पूर्वी घाट में है भारत का, जैसे है कोरोमंडल, ये क्या है, कटने के कारण क्या है, वहाँ पे क्या है, कुछ मैदान तैयार हो गए हैं मिट्टी के कटाव के कारण, उसे रचनात्मक मैदान भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र में दिख रहा है ना, भारत का जो उत्तरी भाग है ये है ना, जो यहाँ पे है बहुत सारे नदियां आती हैं, यहाँ से निकल रही है ना, यमुना नदी हिमालय से निकल रही है, यहाँ गंगा नदी, यहाँ पे फिर घाघरा, गोमती, यहाँ गंडक, कोसी, ठीक है। देखिए ये हिमालय पर्वत है ये ऊपर, और जितनी भी नदियां निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, पर पहाड़ों से। पहाड़ों में जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलती है और उससे नदियां निकलती है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, फिर यहाँ पे घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, तीस्ता, ये सारे कहाँ से निकलती हैं, पर्वतों से निकलने वाली नदियां हैं। और वो पहाड़ों से मिट्टी को निक्षेपित करते हुए आती है, मतलब अपदरित करते हुए आती है, और ये निचले भागों में जमा करती जाती है। उसके रास्ते में जितने भी समतल जगह आते हैं वहां पर वो धीमी हो जाती है, और धीमी होने के कारण क्या है, उसके आसपास में मिट्टी को जमा करते जाती है, छोड़ते जाती है, जिससे कारण ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, मैदानी भाग है, मैदान तैयार हो जाता है। और देखिए यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है और गंगा नदी, इससे जो मैदान तैयार होते हैं उसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि जितनी भी नदियां निकल रही, भारत की 90% नदियां कहाँ से निकलती हैं, इन्हीं हिमालय पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है। और उससे जो मलबा मिट्टी लाया जाता है उससे गंगा के मैदान या ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण होता है, ये जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए मैदानों की क्या उपयोगिता है। मैदान जो होते हैं बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं, और इसी के कारण यहाँ पे कृषि कार्य जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और कृषि तो हमारे लिए आवश्यक है, उसी से हमको खाद्य फसल प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा नंबर है, समतल भूभाग होने के कारण मैदानी भागों में जो परिवहन के साधन हैं वो विकसित करना आसान होता है, क्योंकि पहाड़ी भागों में परिवहन क्या होता है, कष्टप्रद होता है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि वहाँ जो जगह रास्ते होते हैं वो ऊंचे नीचे उबड़ खबड़ होते हैं। लेकिन मैदानी भागों में क्या होता है, समतल होते हैं, जिसके कारण परिवहन में भी सुविधा होता है। और तीसरा है, जहाँ सालों भर जल की प्रचुरता रहती है, क्यों, नदियों का जो गति होता है धीमा होता है, और साल भर नदियों में पानी भी रहता है। और इन सब कारणों से जो मैदानी भागों में घनी जनसंख्या पाई जाती है, और विश्व की कुल जो जनसंख्या है उसका लगभग 70% भाग जो है वो कहाँ है, मैदानी भागों में पाया जाता है। और विश्व के लगभग सभी बड़े शहर जो हैं वो इन्हीं मैदानी भागों में बसे हुए हैं। देखिए क्या है, मैदानी भूभाग है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, खेती हो रहा है, धान की रोपाई हो रही है ना। तो जितने भी मैदानी भाग होते हैं उसमें बहुत ज्यादा खेती किया जाता है, क्योंकि वो बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है वो बहुत उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट है स्थल रूप एवं मानव, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप हैं उसके अनुसार क्या होते हैं, मानव का जो जीवन होता है उसी के अनुरूप हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो मनुष्य का जीवन होता है वो कठिन होता है, जल परिवहन साधन और उपजाऊ भूमि के कारण जो मैदानी भाग होता है उसका जीवन थोड़ा सरल होता है, वहाँ के लोगों का जीवन। और लेकिन पहाड़ी भागों में जो लोग रहते हैं उनका जीवन थोड़ा कठिन होता है। और खनिजों की उपलब्धता के कारण पठारी क्षेत्रों में उद्योगों का विकास होता है, तो सबका अपना अपना कुछ फायदा है, ठीक है। और नए नए जो उद्योग बसते हैं वो पठारी भागों में ही ज्यादा बसते हैं। मैदानी भागों में खेती होती है, पठारी भागों में उद्योग होता है। और प्रत्येक स्थल मंडल में रहने वाले लोगों का जो रहन सहन होता है वहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार बहुत अलग होता है,
ठीक है। तो ये स्थल रूप मानव को प्रकृति द्वारा एक वरदान के रूप में प्राप्त है, क्योंकि पहाड़ों का जितना महत्व है उतना ही मैदानों का भी महत्व है, उतना ही पठारों का भी महत्व है, क्योंकि पहाड़ों के कारण ही नदियां बहती है और समतल मैदानों के कारण ही खेती होती है और पठारों के कारण ही खनिजों की प्राप्ति होती है। तो है ना, सबका अपना अपना उपयोग और सभी प्रकृति के द्वारा प्रदान वरदान है। मनुष्य अपनी क्रियाकलापों से इसे प्रदूषित कर रहा है, जिसके कारण हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपनी इस सुंदर धरती को हरा भरा साफ सुथरा रखने में सहयोग करें और जो शिक्षित लोग हैं वो दूसरों में भी जागरूकता फैलाएं कि सभी का अपना महत्व है, इसलिए सबको सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। तो यहाँ कुछ प्रमुख शब्द हैं, ठीक है, जैसे पर्वतमाला, माउंटेन रेंज, बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन, अपरदन, इरोशन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, निक्षेपण, डिपोजिशन, ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, ये जितने भी प्रमुख शब्द हैं इसे आप याद कर लेंगे, इसके स्पेलिंग को भी याद कर लेंगे। आगे देखिए, यहाँ कुछ प्रश्न है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। 1 नंबर में है, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, मैदान। दूसरा है, हिमालय और अल्पास कैसे पर्वत के उदाहरण हैं, ये बलित पर्वत के उदाहरण हैं, यहाँ आप बलित लिखिएगा। 3 नंबर है, खनिजों की जो प्रचुरता है कहाँ ज्यादा पाई जाती है, पठारों में। ठीक है, और 4 नंबर है, ज्वालामुखी पर्वत प्राय डैश आकार के होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं, इस तरह से होते हैं ना। और जो 5 नंबर है, मैदान, गंगा का मैदान डैश का उदाहरण है, निक्षेपात्मक मैदान का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या है। 2 नंबर में है, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। तो जो हिमालय है वो भ्रंशोत्थ पर्वत है, क्या होगा, गलत। दूसरा है, चट्टानों की काट छाट की जो प्रक्रिया होती है उसे निक्षेपण कहते हैं, नहीं, काट छाट की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं, और जमा करने को निक्षेपण, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तिब्बत का जो पठार है विश्व का सर्वोच्च पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, तो क्या है, सही है। इसके बाद 4था नंबर है, पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है, ये क्या है, सही है। और 5 नंबर में क्या है कि मैदानी क्षेत्रों में परिवहन के जो साधनों का विकास है, सुगमता होता है, सही होगा। ठीक है, इस तरह से और भी प्रश्न है, जैसे 3 नंबर में है, प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे, तो क्या है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, पर्वत, पठार और मैदान। अवतरणकारी के मुख्य चरण क्या हैं, अपघटन, फिर क्या है, परिवहन और निक्षेपण। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय। दर्रा किसे कहते हैं, 2 पर्वतों के बीच के क्षेत्र को, जो निचला भाग होता है। झारखंड के 2 प्रमुख जलप्रपात, हुंडरू हुआ, जोन्हा हुआ, दशम हुआ। ठीक है, इसमें से कोई भी नाम लिख लेंगे। और यहाँ कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, पर्वत पठार में क्या अंतर है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण कैसे होता है, मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ की भूमि उपजाऊ होती है, कृषि कार्य अधिक होता है, इसलिए लोग अधिक रहते हैं। अंतर बताना है, पर्वत पठार में उत्खंड और द्रोणी में अंतर बताना है। यहाँ कारण बताना है, मैदान कम बहुत उपजाऊ होता है और पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है। 7 नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पर्वत, पठार और मैदान की उपयोगिता का विस्तृत वर्णन करना है। पृथ्वी के स्थल रूपों के निर्माण और प्रक्रियाओं का भी वर्णन करना है। और यहाँ कुछ परियोजना कार्य भी है। यदि आप पाठ को अच्छे से समझे हैं तो सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसे बताने का प्रयास करूंगी। और सारे चैप्टर जो, यदि आपके पिछले चैप्टर कुछ छूट गए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, आपका कोई चैप्टर छूटेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और इसे समझने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।